क्या हाल है भाई? क्या हो गया तुमको? हाँ भाई। हाँ, आज आपको पढ़ना है SN1 SN2, है ना? SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ना है आज। काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान सा रिएक्शन है। पच्चीस दिसंबर लास्ट। 20 लेक्चर और बचा हुआ है। 20 लेक्चर्स का कंटेंट और बचा हुआ है। सब हो जाएगा, सब अभी हो जाएगा, तुम देखना। चलो भाई। हाँ, शांत, साइलेंट। अब आपको एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज पढ़ना है। SN1 SN2 दोनों साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्टेड रिएक्शन है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट रिएक्शन है। SN1 SN2 रिएक्शन होता क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। शांत। SN1 SN2 रिएक्शन पहले क्या होता है, इसकी डिस्कशन कर लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, मैं बता दूं, ये वाला जो चैप्टर आपका चल रहा है, ये वीक में ये चैप्टर खत्म होगा, मतलब 3 लेक्चर इसमें लगेगा और ये चैप्टर फिनिश होगा। इसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर में फिनॉल एक लेक्चर का टॉपिक होता है, ईथर एक लेक्चर का टॉपिक होता है। अल्कोहल में आपका 3 लेक्चर लगता है, ठीक है। आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो फिनॉल को 2 लेक्चर लगेगा, ज्यादा से ज्यादा, मतलब दिस इज द मैक्स, ठीक है। तो अगला चैप्टर ये है। उसके बाद होता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, ये आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर होता है। ये थर्ड लास्ट चैप्टर है, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर होता है। इसमें लगता है 8 लेक्चर, ठीक है। एल्डिहाइड में लगता है 4 लेक्चर, कीटोन में लगता है 2 लेक्चर और कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है 2 लेक्चर। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ एस्टर और एसिड हैलाइड भी कवर होता है, ठीक है। इसके बाद आपका जाता है अमाइन, जो कि बहुत बेसिक सा चैप्टर है, 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इसके बाद बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल 2 लेक्चर लगेगा, ठीक है। तो अब देखोगे आपको, तो ये कोशिश होगी आपको 1 वीक में कराने की। 1 वीक मतलब 1 संडे एक्स्ट्रा लिया जाएगा, ठीक है। इस आप देखोगे तो ये वाला 1 वीक, ये वाला 2 वीक और ये वाला 1 वीक। तो आगे आपके पास 1, 2 और 1, मतलब टोटल 4 वीक का और क्लास है। फिर चला गया 4 वीक में।
कैसे मैथ्स सही किए हो तो मेडिकल लिए हो, है ना। तो यहां से आपके पास अब टोटल इतने ही लेक्चर बचे हैं। बायोमोलिक्यूल और छोटा हो सकता है, ठीक है। रीजन कि आप इसमें बायोलॉजी में तो पढ़ ही चुके हो, हमें बस रिएक्शंस पढ़ानी होती है, ठीक है। हमें कायरल सेंटर और रिएक्शन पढ़ाना होता है। खैर 2 लेक्चर में पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपके पास वैसे तो टारगेट यही था कि 25 दिसंबर, बट 10 जनवरी 15 जनवरी वाला जाएगा, ठीक है। तो एकदम सही समय पे आपको हम लोग छोड़ देंगे। फिर उसके बाद रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, वापस से फिर से हम लोग बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चलेंगे। पहले मुझे बोल लेने दो, फिर तुम लोग बोलना। वापस से बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेंगे, बट इस बार थोड़ा तेज, ठीक है, थोड़ा फास्ट। और एक बार आपके सिलेबस को एक बार और कंप्लीट करेंगे बायोमोलिक्यूल तक, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये चलेगा। इतना एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये आपके हर सब्जेक्ट में होगा, ठीक है। ये आपके हर सब्जेक्ट में होगा। हाँ, बस बस नीचे क्लास चल रहा है भाई, शांत हो गया। अब आ जाओ यहां पे, यूनिमोलिक्यूलर अब स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे सब लोग ध्यान से देख लेना। देखो, ये हेलो एल्केन का केमिकल रिएक्शन है। हेलो एल्केन किस तरह से रिएक्शन करता है, किस तरह से कंपाउंड बनाता है, इसका ये केमिकल रिएक्शन है। अब आवाज नहीं आनी चाहिए। यहां पे देखो, एक हेलो एल्केन एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो हमने एक बहुत सिंपल सा हेलो एल्केन लिया है, क्लोरोमीथेन CH3Cl, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैं कोई न्यूक्लियोफाइल से कराता हूं। इसकी रिएक्शन में कोई भी न्यूक्लियोफाइल से कराता हूं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब वो जहां पे नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर दिख गया, या फिर मैं एक ऐसे स्पेशीज से रिएक्शन करा रहा हूं जहां पे आपके पास नेगेटिव चार्ज हो, या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल, यहां जो हमने हेलो एल्केन लिया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस है। और हमारे न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है। लोन पेयर का मतलब ही नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज है ही। तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा? कार्बन प्लस पे। लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हेलो एल्केन के कार्बन प्लस पे अटैक करता है। अच्छा, कार्बन प्लस पे अटैक करके आप देखोगे तो यहां पे बन जाता है CH3, और क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, OH2 प्लस बना लेगा। यहां पे अगर मान लो OH माइनस प्रेजेंट है तो क्या डायरेक्टली CH3OH बन जाएगा। आप देखोगे सेकंड स्टेप में H प्लस हटने के बाद क्या वापस से वो वही बनेगा, CH3OH। H प्लस हटने के बाद वापस से वाटर का न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, OH। अब आपको सोचना चाहिए कि ये क्यों टूटा भाई, CH3Cl बॉन्ड क्यों टूट गया, CH3OH बॉन्ड क्यों बन गया? क्योंकि हेलो एल्केन में जो ये Cl है, जो ये हैलोजन है, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब लिविंग ग्रुप क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है समझते हैं। रिएक्टेंट के अंदर ऐसा कोई कंपाउंड या स्पेशीज, रिएक्टेंट के अंदर ऐसा कोई कंपाउंड या स्पेशीज जो यहां से टूटने के बाद स्टेबल हो रहा हो। अच्छा, यहां से टूटने के बाद क्या ये Cl माइनस बनाएगा, और Cl माइनस इनर्ट होता है। सिमिलरली यहां से टूटने के बाद क्या वो Cl माइनस बन रहा है, Cl माइनस क्या होता है, इनर्ट होता है। तो हेलो एल्केन में चूंकि लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप लीव करेगा। लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है, इसका नाम ही होता है लिविंग ग्रुप, मतलब रिएक्शन से ये बाहर निकल जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, रिएक्शन से बाहर होके स्टेबल हो जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है, हमेशा प्लस पे अटैक करेगा, और प्लस पे अटैक करके किसको रिमूव कर रहा है, लिविंग ग्रुप को। अब देखो, क्या इस पूरे रिएक्शन में ये सब्स्टिट्यूट हुआ है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया है,
पूरे रिएक्शन में आप देखोगे तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली आप देखोगे तो दो तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक होता है यूनिमोलिक्यूलर, एक होता है बाइमोलिक्यूलर। दो तरह से इस रिएक्शन को कराया जाता है, एक यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन होता है और एक बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन होता है। आइए एक एक करके समझते हैं यूनिमोलिक्यूलर और बाइमोलिक्यूलर के लिए, यह भी लिखना नहीं है, एक एक करके समझते हैं यूनिमोलिक्यूलर और बाइमोलिक्यूलर। पहले मैंने आपको समझाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपके पास, वापस देखिए बोर्ड पे, ऐसा हैलो एल्केन होगा जिसके अंदर लीविंग ग्रुप होगा। तो जितने भी हैलोजन होते हैं, चाहे वो F- हो, Cl- हो, Br- हो, I- हो, ये सब अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। ये लिविंग ग्रुप क्यों होंगे? क्योंकि रिएक्टेंट से निकलने के बाद देखो इनर्ट गैस नियोन जैसा हो गया, ये आर्गन जैसा हो गया, इनर्ट गैस बन गया। तो ये रिएक्टेंट से निकलने के बाद इनर्ट गैस बन जाता है, और जो रिएक्टेंट से निकलने के बाद स्टेबल स्पेसीज बना रहा हो, इसको हम लोग लिविंग ग्रुप कहते हैं। जो रिएक्टेंट से लीव करने के बाद स्टेबल स्पेसीज बना रहा है, इसको हम लोग लिविंग ग्रुप कहते हैं। तो हैलो एल्केन आपका रिएक्शन क्यों दे रहा है? हैलो एल्केन इसलिए रिएक्शन दे रहा है क्योंकि जब ये रिएक्टेंट से लीव करेगा तो यहां पे एक बहुत अच्छा स्टेबल स्पेसीज बनाएगा Cl-। अच्छा, अब लीविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो रिएक्टेंट से लीव करके आपके पास एक स्टेबल स्पेसीज बनाए। अब मान लो हमारे पास यहां नेगेटिव चार्ज है, मान लो मेरे पास यहां नेगेटिव चार्ज है, अब ये लीव करना चाह रहा है और सामने इसको डेल्टा प्लस चार्ज भी दिख रहा है और यहां पे डेल माइनस भी दिख रहा है। हम सबको पता है ये माइनस स्टेबल हो जाएगा लिविंग ग्रुप की तरह। तो क्या ये OH माइनस किस पर अटैक करेगा? डेल प्लस पे, और डेल प्लस पे अटैक करके क्या बना लेगा? CH3OH। और ये देखो न्यूक्लियोफाइल ने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है हेलो एल्केन में। न्यूक्लियोफाइल में Cl इज सब्स्टिट्यूटेड, इस पूरे हेलो एल्केन में Cl इज सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में व्हाट डू यू मीन बाय यूनिमोलिक्यूलर, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में व्हाट डू यू मीन बाय बाइमोलिक्यूलर? जरा बोर्ड पे देखना, मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं RX का मतलब एक अल्काइल हैलाइड है। इसकी रिएक्शन हमने कोई भी न्यूक्लियोफाइल से कराई है, ऐसा स्पेशीज जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो। तो ये क्या करेगा? ये NU माइनस यहां से निकलेगा, देखो X पे क्या अटैक करता है? X पे क्या आता है? डेल माइनस, यहां पे क्या आता है? डेल प्लस। तो न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? R के साथ। तो न्यूक्लियोफाइल जाएगा R के साथ, बनाएगा RNU, और क्या ये लिविंग ग्रुप की तरह अच्छा स्टेबल हो जाएगा X माइनस? तो X माइनस जो है वो लिविंग ग्रुप की तरह अच्छा स्टेबल हो चुका है। सेम रिएक्शन दोनों न्यूक्लियोफिलिक है, SN1 भी SN2 भी, दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, तो यहां भी यही रिएक्शन होगा, बस दोनों का मैकेनिज्म अलग है। रिएक्शन दोनों में सेम होगा, प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा, ये बाई प्रोडक्ट भी दोनों में सेम बन रहा है, बट मैकेनिज्म अलग अलग है। कैसे मैकेनिज्म अलग है, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, वही वाला एग्जांपल CH3Cl या CH3Br या CH3I, कोई भी ले सकते हो। इसकी रिएक्शन हमने कराई है मान लो NaOH से, इसकी रिएक्शन हमने करा दी NaOH से। अब देखो क्या सब लोगों को NaOH में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है। CH3Cl में ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप स्टेबल बन रहा होगा, और यहां पे देखो CH3 पे डेल प्लस दिख रहा है, ठीक है। NaOH के बजाय आप यहां पे लिखिएगा HOH, जिसको आप वाटर बुलाए हुए, वाटर ही लिख दो, वाटर को यहां पे ब्रेक कर लेना, HOH लिख लेना, ऐसे लिख लेना। चलो अब देखो क्या यहां पे सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले SN1 के अंदर ये Cl माइनस हट के कार्बोकेटाइन बनता है। SN1 के अंदर Cl माइनस हट जाएगा और आपके पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा। स्टेप नंबर 1, मैंने बोला कि रिएक्शन सेम है, प्रोडक्ट सेम है, बाई प्रोडक्ट सेम है, तरीका अलग अलग है। SN1 के अंदर पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है और आपके पास Cl माइनस बनेगा, ठीक है। एक बार ये कार्बोकेटाइन बन गया, तब हमारा न्यूक्लियोफाइल जाके इस पे अटैक करता है, तब हमारा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और देखो वाटर से कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकलता है? OH। तो वाटर से कौन लग जाएगा यहां पे जाके? OH, CH3OH बन गया। अब देखो ध्यान से, क्या यहां से Cl माइनस निकला हुआ था इस रिएक्शन में, और यहां से H प्लस निकला हुआ है, तो क्या ये HCl बन जाएगा साइड में? HCl विल बी द प्रोडक्ट।
ये हो गया आपके पास SN1। SN1 दो स्टेप में रिएक्शन करता है। SN1 की जो मैकेनिज्म होती है वो दो स्टेप की होती है। ये हमेशा दो स्टेप में होगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, और दूसरे स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक। SN1 मैकेनिज्म हमेशा दो स्टेप में होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। अच्छा, जब जब कार्बोकेटाइन बनता है क्या रीअरेंजमेंट होता है? तो यहां भी कार्बोकेटाइन बना है और रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट हो सकता है तो रीअरेंजमेंट होगा, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? न्यूक्लियोफाइल अटैक। ठीक है, स्टेप 1 ये हो गया SN1 का। अब SN2 सुनना। SN2 कैसे होता है? देखना, प्रोडक्ट सब में सेम है, रिएक्शन भी सेम है, बस तरीका अलग अलग है। इसका मैकेनिज्म सुनो। इसका मैकेनिज्म भी मान लो मैंने यही वाला एक एग्जांपल लिया है, CH3Cl। इसका भी रिएक्शन मैं वाटर से ही करा रहा हूं। अब वाटर से ना करा के मान लो मैंने यहां पे ले लिया है NaOH। अभी भी आपको दिख रहा होगा कि यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है क्या वो OH- ही है? यहां पे Cl- दिख रहा होगा लिविंग ग्रुप, और यहां पे दिख रहा होगा Del+। क्या ये न्यूक्लियोफाइल इस पर जाके अटैक करेगा? अब SN2 में क्या होता है? कोई कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई दो स्टेप का रिएक्शन नहीं होता है। ये एक ही स्टेप में क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा, और धीरे 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 ये अटैक करेगा, और जिस हिसाब से ये इससे जुड़ रहा है उसी स्पीड से यहां से ये निकल भी रहा होगा। फिर से बोर्ड पे देखिएगा, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होता है। SN1 दो स्टेप में कराते हैं, SN2 एक स्टेप में कराते हैं। एक स्टेप में कैसे होता है? OH- धीरे धीरे इसके क्लोज जा रहा होता है, और Cl- धीरे धीरे इससे दूर जा रहा होता है। दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। और सिंगल स्टेप रिएक्शन में देखना ध्यान से, ये CH3Cl का पहले से बॉन्ड था। ठीक है, OH- धीरे 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 यहां पे बॉन्ड बना रहा है, और Cl यहां से धीरे 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 बॉन्ड ब्रेक कर रहा होता है। तो सिंगल स्टेप में ये क्या होता है? CH3OH का अटैक हो जाता है। सिंगल स्टेप में यहां पे CH3OH बन जाएगा। अब देखो, क्या यहां से Na+ फ्री होगा और यहां पे Cl- निकला होगा, तो Na+ और Cl- यहां पे क्या बना देगा? NaCl। दोनों का रिएक्शन सेम, दोनों का प्रोडक्ट सेम, बस दोनों के तरीके अलग है। SN1 अगर कोई बोले तो वहां पे क्या करना है? दो स्टेप में रिएक्शन करानी है। पहले कार्बोकेटाइन बना लेना है, फिर पूरा रीअरेंजमेंट करा लेना है, और सेकेंड स्टेप में आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन अगर कोई SN2 कहे तो एक ही स्टेप में साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल पास आ रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा, और जिस स्पीड से न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाएगा उसी स्पीड से Cl- टूटेगा। तो एक साइड से OH- आ रहा होता है और दूसरे साइड से Cl- निकल रहा होता है। दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। रिएक्शन सेम, प्रोडक्ट सेम, बस मैकेनिज्म अलग है। इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। SN1 है, इस उल्टा करेंगे, टू स्टेप रिएक्शन बोलेंगे। वन है तो टू स्टेप रिएक्शन, और SN2 है तो इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। अभी मैं सब कुछ इसके पढ़ाने वाला हूं, बट पहले रिएक्शन क्या है उसको समझो, फिर हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे। टू स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप रिएक्शन में स्टेप 1 में क्या होने वाला है? तो स्टेप 1 में आप लिखोगे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। स्टेप 1 में आप लिखोगे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, और स्टेप 2 में आप क्या लिखोगे? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एंड रीअरेंजमेंट। अगर रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट कराना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। लेकिन वो वन स्टेप रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का वहां से निकलना, न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड रिलीज ऑफ लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना और लिविंग ग्रुप का रिलीज होना। न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड रिलीज ऑफ लिविंग ग्रुप अकर साइमल्टेनियसली। अगर आपसे कोई रिएक्शन पूछे सेम है, प्रोडक्ट पूछे सेम है, बस यहां पे क्या हो रहा है? इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन, और SN1 में क्या हो रहा है? इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन।
अब एक बात यहां पे ध्यान से देखना, मैंने दोनों में न्यूक्लियोफाइल अलग अलग लिया है, एक में वाटर लिया है और एक में NaOH लिया है, तो इसका मतलब कुछ इसमें चेंजेस हैं। आइए समझते हैं उसको। सबसे पहले वाले में, बोर्ड पे देखेंगे सब लोग, सबसे पहले वाले में रिएक्शन कैसे हो रहा है? तो पहले वाले में क्या स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन बन रहा है और कार्बोकेटाइन बनने के बाद अटैक हो रहा है, तो क्या हम ऐसा न्यूक्लियोफाइल लेंगे जो वीक हो, जो पहले कार्बोकेटाइन बनने का इंतजार करे, एक बार कार्बोकेटाइन बन जाए तब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करे? अगर मान लो यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता तो क्या ये कार्बोकेटाइन बनने का इंतजार करेगा, पहले अटैक कर देगा? पहले ही अटैक कर देगा। तो SN1 में चूंकि 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो पहले कार्बोकेटाइन बनने का इंतजार करना है, मतलब बहुत स्लो, बहुत सुस्त न्यूक्लियोफाइल लेना है, बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल लेना है, ताकि वो पहले कार्बोकेटाइन आराम से बनने दे, पहले कार्बोकेटाइन बनने दे, रीअरेंजमेंट होने दे, एक बार सब स्टेबल हो जाए तब जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो SN1 में चूंकि कार्बोकेटाइन बनने का इंतजार करना है, तो हमें वीक लेजी न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा। तो SN1 में हम किस तरह का न्यूक्लियोफाइल लेंगे? वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। आप वीक न्यूक्लियोफाइल, अच्छा इतना वीक न्यूक्लियोफाइल होता है कि हमें न्यूक्लियोफाइल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। इसका क्या मतलब है? इतना कमजोर होता है कि न्यूक्लियोफाइल लेते ही नहीं है। सॉल्वेंट जो होता है ना, वही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। यहां पे जो सॉल्वेंट होता है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। सॉल्वेंट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब हम जुगाड़ से काम चला लेते हैं, हमें अलग से न्यूक्लियोफाइल लेने की जरूरत नहीं है, हम सॉल्वेंट ही ले लेते हैं, वही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाता है। अलग से न्यूक्लियोफाइल अगर हम ले लेंगे तो क्या वो स्ट्रांग हो जाएगा? और स्ट्रांग होगा तो फिर आपके पास SN2 रिएक्शन कर देगा, वो वेट नहीं करेगा कार्बोकेटाइन बनने का, वो अगर स्ट्रांग ले लिया तो तुरंत अटैक कर देगा, स्टेप 1 में अटैक हो जाता। ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे सॉल्वेंट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, अच्छी बात है। वीक न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। अच्छा यहां पे देखो, क्या यहां कार्बोकेटाइन बनने का इंतजार हो रहा है? नहीं। क्या यहां पे अटैक हो गया पहले ही? तो क्या यहां स्ट्रॉन्ग लेंगे या वीक लेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे। तो SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है। SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल से काम चलाया जाएगा और SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया जाएगा। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल को अलग से लिया जाता है, सॉल्वेंट के अलावा। न्यूक्लियोफाइल यहां पे अलग से लिया जाता है, सेपरेटली। एक और चीज, अब देखो ध्यान से, आपको पता है सॉल्वेंट 2 तरह के होते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। नहीं पता है तो अभी बता देते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? जहां पे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होना, उसको पोलर प्रोटिक बोल देना। ऐसे सॉल्वेंट जहां पे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, अब जैसे वाटर में क्या हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है? हाँ, ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। NaOH में क्या हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है? हाँ, इसका मतलब वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ जाए उसको क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए एक अलग से, थोड़ा सा नीचे, टेबल से नीचे बना लीजिए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट 2 तरह का होता है, पहला होता है पोलर प्रोटिक, टेबल के नीचे बना लीजिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, और फिर हम लोग समझेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। बेटा मुंह बंद कर लो, चुपचाप पढ़ लो। पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। हाइड्रोजन इज अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। इसको क्या बोल देंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और
जहां पे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं जुड़ा है उसको क्या बोल देंगे? पोलर एप्रोटिक. हाइड्रोजन इज नॉट अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पोलर प्रोटिक. हाइड्रोजन इज नॉट अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पोलर एप्रोटिक. अब पोलर प्रोटिक के एग्जांपल आपके पास बहुत सारे हैं. वाटर हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, ROH हो जाएगा, PHOH हो जाएगा, एक्सेट्रा. जहां भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ जाए उसको हम लोग पोलर प्रोटिक बोल देंगे. पोलर एप्रोटिक ध्यान रखना होता है. पोलर एप्रोटिक का एग्जांपल है, इसको इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना होता है. पहला होता है DMA. DMA क्या होता है? फिर होता है DMF, फिर होता है HMPA. आइए समझते हैं. DMA होता है आपके सामने डाइमिथाइल एसीटामाइड. अगर कहीं डाइमिथाइल एसीटामाइड लिखा हो या फिर DMA लिखा हो, दोनों ही लिखा रख सकता है. या फिर DMF का फुल फॉर्म होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड. एक बार BHU के एग्जाम में इसका केवल फुल फॉर्म पूछ लिया था, सोचो. HMPA में हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड. हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड. डाइमिथाइल एसीटामाइड क्या होता है? ध्यान से देखना. अमाइड होता है, एसीटामाइड होता है CH3COONH2. क्या है आपके सामने? एसीटामाइड हो जाएगा. डाइमिथाइल जब आपको लगाना है तो हाइड्रोजन हटा दीजिए और यहां पे डाइमिथाइल लगा दीजिए. दिस इज डाइमिथाइल एसीटामाइड. देखो कहीं भी हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये पोलर एप्रोटिक है. डाइमिथाइल फॉर्मामाइड बना देते हैं. अभी तक तो ये पोलर प्रोटिक था, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है. बट जैसे ही हमने डाइमिथाइल लगाया, क्या है आपके सामने? ये पोलर एप्रोटिक आ गया है. HMPA में होता है हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड. पहले फॉस्फोरामाइड बना दो, POO NH2 हेक्सामिथाइल लगाना है, यानी कि सब जगह से दो दो हाइड्रोजन हटा दो और दो दो मिथाइल लगा दो. दिस इज हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, HMPA. जब भी ये शॉर्टकट्स दिख जाएं या स्ट्रक्चर दिख जाएं या आपको फॉर्मूला बना के दिया हो, ये सब आपके पास पोलर एप्रोटिक है. एक और इसमें होता है DMS, जो ज्यादा फेमस है. DMS डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड. डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड होता है S डबल बॉन्ड O, इधर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया, इधर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया. दिस इज डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन इज नॉट कनेक्टेड टू या नॉट अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. चार है पोलर एप्रोटिक और रेस्ट ऑल है पोलर प्रोटिक. अब ध्यान दो, क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है तो क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में केटाइन और एनाइन बनेगा?
क्योंकि H प्लस बन गया, यहां पे H प्लस बन गया और OH माइनस बन गया। भाई हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? प्लस, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बन जाएगा? माइनस। सिमिलरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, क्या हम लोग यही पढ़े हैं? तो आप देखोगे जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसमें केटायन एनायन दोनों बन रहा है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में केटायन एनायन नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन कनेक्शन है ही नहीं। तो यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉन्सेप्ट बना ही नहीं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लिखेंगे इट हैज केटायन एंड एनायन, इट हैज प्लस एंड माइनस चार्ज, और यहां पे लिखेंगे इट डू नॉट कंटेन, इट डू नॉट ब्रेक्स इनटू प्लस एंड माइनस चार्ज। ये बेटा ब्रेक कर जाता है पोलर प्रोटिक, हैज के बजाय लिखिए इट ब्रेक्स इनटू प्लस एंड माइनस चार्ज, इट ब्रेक्स इनटू प्लस एंड माइनस चार्ज, और पोलर एप्रोटिक डू नॉट ब्रेक्स इनटू प्लस एंड माइनस चार्ज। आपने केमिकल बॉन्डिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन। वाटर है तो वाटर क्या करेगा? इसको चारों तरफ से घेर लेगा। वाटर किसी आयन को चारों तरफ से घेर ले उसको कहते हैं सॉल्वेशन। अब Na प्लस है तो वाटर का माइनस वाला एंड इसको चारों तरफ से घेरेगा, यही है। उसी तरह मान लो Cl माइनस है तो Cl माइनस को भी वाटर घेरेगा चारों तरफ से, बट Cl माइनस को प्लस वाले साइड से घेरेगा। वाटर में दोनों साइड होता है, प्लस भी और माइनस भी, H प्लस भी और OH माइनस भी। तो वाटर अगर माइनस वाले साइड से घेरेगा तो प्लस को घेरेगा, वाटर अगर प्लस वाले साइड से घेरेगा तो माइनस को घेरेगा, तभी तो अट्रैक्शन होगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। और इसी प्रोसेस से क्या होता है? देखो नमक पानी में मिल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। अब देखो चूंकि ये प्लस और माइनस में टूट रहा है तो ये क्या करेगा? अगर मान लो इसके पास प्लस चार्ज आया तो क्या अपने माइनस वाले एंड से चारों तरफ से घेर लेगा? और अगर मान लो माइनस चार्ज आया तो क्या अपने प्लस वाले एंड से चारों तरफ से घेर लेगा? लेकिन क्या यहां पे सॉल्वेशन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि यहां पे प्लस और माइनस चार्ज है तो ये सॉल्वेशन करा पाएगा आसानी से, लेकिन यहां पे प्लस और माइनस चार्ज है ही नहीं तो सॉल्वेशन नहीं करा पाएगा। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, चूंकि उसमें आपके पास चार्जेस हैं और चार्जेस हैं तो वो पोलर प्रोटिक, वो क्या करता है? सॉल्वेशन कर लेता है। लेकिन अगर मान लो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें चार्ज है ही नहीं और चार्ज नहीं है तो सॉल्वेशन नहीं करा पाता है। लिखेगा इट सॉल्वेट्स बोथ केटायन एंड एनायन। ये दोनों केटायन और एनायन को सॉल्वेट कर लेगा। सॉल्वेट करने का मतलब चारों तरफ से घेर लेगा। पोलर ए प्रोटिक क्यों नहीं घेर पाएगा? क्योंकि पोलर ए प्रोटिक में चार्ज है ही नहीं, और चार्ज है ही नहीं तो कहां से घेरेगा? लेकिन जिसके पास चार्ज है वो चारों तरफ से घेर लेगा, और घेर लेगा तो सॉल्वेट कर देगा। अब आपने सॉल्वेंट का यहां पे वो देख लिया डिटेल। अब मुझे बताइए SN1 में क्या केटायन बनता है और एनायन भी बन रहा है Cl माइनस? तो SN1 में कौन सा सॉल्वेंट लिया जाए, प्रोटिक या ये प्रोटिक? SN1 में केटायन भी बन रहा है स्टेप 1 में और एनायन भी बन रहा था, कौन सा सॉल्वेंट लिया जाए? प्रोटिक। भाई जहां जहां सॉल्वेशन हो पाए वहीं तो रिएक्शन होगा, समझ रहे हो ना? जहां सॉल्वेशन हो पाएगा वहीं तो रिएक्शन होगा आगे का। तो देखो जरा ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? सॉल्वेशन ही तो कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। अब आइए ध्यान से, चूंकि SN1 में कार्बोकेटायन भी बन रहा है और साथ में कोई एक अन्य अनायन भी, डिफरेंट एनायन भी बन रहा है, तो चूंकि SN1 में केटायन भी बन रहा है एनायन भी बन रहा है, तो किस तरह का सॉल्वेंट लिया जाएगा? पोलर प्रोटिक या पोलर ए प्रोटिक? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहां पे लिया जाएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज टेकन। क्यों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है? बिकॉज इट कैन सॉल्वेट बोथ केटायन एनायन। दोनों ही केटायन और एनायन को सॉल्वेट करता है, इसलिए हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। अब आ जाओ SN2 में। SN2 में हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं क्या, या ए प्रोटिक लेंगे?
भाई SN2 में कोई कार्बोकेटाइन बना क्या? नहीं। कोई कार्बोनाइन बना क्या? नहीं। तो कोई कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन नहीं बन रहा है, तो यहां पे वैसा सॉल्वेंट लेंगे जिसमें कोई भी चार्ज ना हो, तो यहां पे लेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इस टाइप। क्या बता रहे हैं, इसके बारे में भी आ रहे हैं डिटेल में, लास्ट में नोट में लिखवाऊंगा, वो एक्वस NaOH लिखा हुआ है। और NaOH जो लिए है वो सॉल्वेंट थोड़ी है, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लिया गया है। समझ आया? वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल है, वो सॉल्वेंट नहीं है। सॉल्वेंट तो अलग से आपको लिखा रहेगा कि DMA लिया हुआ है या DMS लिया हुआ है, लिखा है ना कहीं पे, लिखा होगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल इज टेकन, लिखवाया है हमने। ये देखो न्यूक्लियोफाइल इज टेकन सेपरेटली, तो वही न्यूक्लियोफाइल है वो। चलो अब आते हैं कि यहां पे चूंकि कार्बोकेटाइन बना है, तो इसका रेट किस पर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। तो यहां पे लिखिए इंटरमीडिएट बनता है आपके पास कार्बोकेटाइन। SN1 में स्टेप 1 स्लो होता है, और स्टेप 1 में जो स्लो स्टेप में बनता है इंटरमीडिएट, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोलते हैं। कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां लिख लीजिए दिस इज द RDS, दिस इज द स्लो स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो इंटरमीडिएट जो बनता है उसी को इंटरमीडिएट कहते हैं। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना। अब मुझे बता दो, चूंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना है, तो रेट ऑफ SN1 किस पे डिपेंड करेगा? क्या स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन पे? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे रेट डिपेंड करेगा। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? सबसे पहले 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा होगा। 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री का रेट ज्यादा होगा, और फिर 1 डिग्री का सबसे कम हो जाएगा। SN1 में 3 डिग्री ज्यादा रिएक्शन देगा, 1 डिग्री कम रिएक्शन देगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है। अच्छा, अब SN2 में एक बार इधर देखो। SN2 में किसी भी तरह से कोई इंटरमीडिएट बन रहा है क्या? नहीं। यहां तो साइमल्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरी तरफ से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है। तो क्या यहां पे कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई इंटरमीडिएट बन रहा है? नहीं, किसी भी तरह से कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। अब यहां पे कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। पहले वाले में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, और दूसरे वाले में किसी भी तरह से कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। अगर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, क्या इसका रेट किस पर डिपेंड करेगा? नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, तो रेट, अब बोर्ड पे सब लोग, अब न्यूक्लियोफाइल हमने अलग से लिया हुआ है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है सेपरेटली। अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करना है। मान लो यहां पे बहुत ज्यादा स्टीरिक क्राउडिंग हो, वहां अटैक करेगा, या स्टीरिक क्राउडिंग है ही नहीं, वहां अटैक करेगा। जहां नहीं है, मान लो स्टीरिक क्राउडिंग हो जाता तो क्या रिपल्सन हो जाता? लेकिन स्टीरिक क्राउडिंग नहीं है, तो क्या आसानी से अटैक कर देगा? रिपल्सन नहीं होगा। तो क्या यहां पे रेट स्टीरिक क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? जहां पे क्राउडिंग नहीं है, क्या वहां पे ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगा? और जैसे ही क्राउडिंग आया, क्या रिएक्शन स्लो हो जाएगा? क्या वो अटैक ही नहीं कर पाएगा? तो रेट ऑफ SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउडिंग। तो यहां पे मुझे बताओ, 1 डिग्री पे ज्यादा अटैक करेगा या 2 डिग्री पे? तो यहां पे 1 डिग्री RX ज्यादा अटैक करेगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री RX एज कंपेयर टू 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में क्या हो गया? क्राउडिंग, और क्राउडिंग हो गया तो अटैक में रिपल्सन होगा। अब यहां पे एक इंटरमीडिएट बनता है, वो अभी डिस्कस करूंगा, बट पहले जो जनरल पॉइंट्स है वो सब डिस्कस कर लें उसके बाद। यहां पे कार्बोकेटाइन से स्टेबिलिटी होगी। अच्छा, इसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन लिखो, या फिर ऐसा लिख दो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से ही तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर लिखो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और फिर लिखो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 में रिएक्शन ज्यादा देगा, और SN2 में 1 डिग्री।
क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइन बन रहा है और SN2 में स्टीरिक क्राउडिंग से हम लोग देखते हैं। आप लोगों का काइनेटिक्स चैप्टर जब होगा तो वहां पे आपको ऑर्डर पढ़ाया जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये जो SN1 है और SN2 है, ये ऑर्डर को ही बताता है। दिस रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अगर कोई पूछे कि SN1 जो रिएक्शन हो रहा है उसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, और SN2 में जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो है 2। एक और चीज यहां पे लिखोगे, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन लिखा गया है। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब ये पूरा का पूरा रिएक्शन केवल एक मोलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, और ये बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन लिखा हुआ है, यानी कि ये पूरा का पूरा रिएक्शन दो मोलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। ये एक मोलिक्यूल पर क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि हम लोग अलग से न्यूक्लियोफाइल लेते ही नहीं है। हम लोग क्या लेते हैं? केवल आरएक्स। न्यूक्लियोफाइल तो होता ही नहीं है, सॉल्वेंट लेते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाता है। तो यहां पे केवल कौन रिएक्शन कर रहा है? आरएक्स। लेकिन SN2 में क्या आपने देखा था? आरएक्स भी लिया था और सेपरेटली क्या लिया था? न्यूक्लियोफाइल। तो क्या दो मोलिक्यूल से रिएक्शन करा रहे हैं, और यहां पे क्या एक मोलिक्यूल से रिएक्शन करा रहे हैं? तो यहां पे जो रिएक्शन है वो एक मोलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, और यहां पे रिएक्शन दो मोलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। तो यहां पे यूनिमोलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ? कि यहां का जो रिएक्शन का रेट है वो 3 डिग्री पर तो डिपेंड कर ही रहा है, रिएक्शन जो है वो आरएक्स पर केवल और केवल डिपेंड कर रहा है। यूनिमोलिक्यूलर का मतलब हो गया ये जो रिएक्शन है वो केवल और केवल आरएक्स पर डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफाइल आप मत लो, सॉल्वेंट ले लो, वही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाता है। बाइमोलिक्यूलर का मतलब हो गया कि यहां का जो रिएक्शन है उसमें दो मोलिक्यूल का होना जरूरी है, तभी रिएक्शन करेगा। कौन कौन से दो मोलिक्यूल? एक तो आरएक्स होना ही चाहिए और न्यूक्लियोफाइल भी होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल हम सेपरेटली अलग से लेते हैं, हम अलग से न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। इट इज बाइमोलिक्यूलर। तो SN1 रिएक्शन is unimolecular nucleophilic substitution. SN2 reaction is bimolecular nucleophilic substitution. सॉल्वेंट का आपको ज्ञान हो गया, पोलर प्रोटिक किसे कहते हैं, ए प्रोटिक किसे कहते हैं। SN1 में प्रोटिक लेंगे, SN2 में ए प्रोटिक लेंगे। अब हमें दो तीन टर्म्स और पढ़ने हैं। एक तो सॉल्वेंट आपने पढ़ा, उसी तरह अपने को पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, फिर अपने को पढ़ना है लीविंग ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, और फिर थोड़ा सा सॉल्वेंट के बारे में और। हाँ हाँ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? अच्छा, ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक टर्म है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का हम लोग ऑर्डर डिसाइड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, निकालते हैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपने सुना है ना? वही वाला ऑर्डर है, बस याद कर लीजिए उसको, वो अलग से नहीं है। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी ये पढ़ाया जाता है, याद करने का टर्म है यहां पे। क्या? लास्ट वाला लाइन देखो, ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी कि ये रिएक्शन केवल एक मोलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल तो हम लिए नहीं है ना, वो तो सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो केवल एक मोलिक्यूल से पूरा रिएक्शन हो गया। लेकिन यहां पे ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, और साथ में सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब ये तो आपने लिखा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नीचे लिखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी। सॉल्वेंट आपने पढ़ लिया, इसके नीचे लिखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी, पहले लिख लीजिए फटाफट। हो गया? जल्दी लिखो फटाफट।
हो गया? चलिए अब न्यूक्लियोफिलिसिटी वगैरह पढ़ते हैं, फिर वापस से अपन SN1 SN2 पे दोबारा आएंगे। पहले आपको SN1 SN2 का आइडिया लगा, फिर अपन SN1 SN2 पे अभी दोबारा आएंगे। पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। अभी इसमें काफी सारी टर्म्स बाकी है, इन्वर्जन है ना, इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, रेसिमाइजेशन, इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इन्वर्जन, सब अभी पढ़ेंगे। बट पहले एक बेसिक आइडिया लग गया कि SN1 SN2 ऑपरेट कैसे करता है। ठीक है, अब लिखिए हेडिंग में सॉल्वेंट के बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी। चार इसमें फैक्टर्स हैं जिस पर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करता है। चार फैक्टर्स हैं जिस पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर देखिए ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिसिटी से हम क्या देख रहे हैं, क्या जज करना चाह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी से। तो कोई भी कंपाउंड कितना जल्दी डोनेट करेगा, कितना ज्यादा डोनेट करेगा, उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? जिसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब टेंडेंसी टू डोनेट, जितना जल्दी डोनेट कर दे उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी, जितना ज्यादा डोनेट कर दे उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिकली डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी है। अच्छा, कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तो देखो वो डिपेंड करता है, प्लस एम ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, फिर प्लस एच ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई वाला प्लस एम प्लस एच प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन अगर माइनस एम माइनस एच माइनस आई आ गया तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? प्लस एम प्लस एच प्लस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और माइनस एम माइनस एच माइनस आई आ गया तो कम डोनेट करेगा। क्या न्यूक्लियोफाइल पे? नहीं नहीं, मान लो मेरे पास कोई एक न्यूक्लियोफाइल है, इस पर एक हाइपर कंजुगेटिंग ग्रुप लगा है, वो है केस। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी। अगर पास में प्लस एम ग्रुप लगा है तो ज्यादा डोनेट करेगा, प्लस एच वाला थोड़ा कम करेगा, प्लस आई वाला और कम करेगा। लेकिन अगर ये आ गए तो उतना ही उल्टा डोनेट नहीं करने देंगे। पहला चीज। दूसरा चीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी एक ग्रुप में कैसे वेरी करेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जब बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि एक ग्रुप में स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कैसे वेरी करता है। ग्रुप में कैसे वेरी करता है? साइज पे। तो क्या मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज? बताया था ना कि जैसे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, स्टेबल कौन है? स्टेबल ये है। अच्छा तो बेस कौन ज्यादा होगा? ये। अगर ये स्टेबल है तो डोनेट नहीं करेगा, बेस कौन ज्यादा हो गया? ये वाला। अच्छा ये हमने बढ़ाया हुआ है। अब मुझे बताओ, बेस भी तो डोनेट ही करता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी तो डोनेट ही करने की बात है। तो क्या मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इन अ ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज लिखूं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज लिखूं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज आ गया तो जो बेस का था वही यहां पे आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी एक पीरियड में लिखना चाहूं तो ध्यान से देखिए, मैंने ये भी बताया था, मान लो CH2 माइनस या NH माइनस या O माइनस या F माइनस, क्या मैंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से स्टेबिलिटी बताया था कि स्टेबल कौन ज्यादा है? ये वाला। तो डोनेट कौन करेगा? ये। तो क्या मैं लिख दूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल?
जो स्टेबल है वो डोनेट नहीं करेगा और जो अनस्टेबल है वो डोनेट कर देगा। तो ग्रुप में साइज बड़ा होने से क्या स्टेबल हो जा रहा है? स्टेबल हो रहा है तो डोनेट नहीं करेगा। लेकिन पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने से स्टेबल हो रहा है तो डोनेट नहीं करेगा। तो दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने लिख लिया। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इन ए ग्रुप साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक और चीज यहां पे डिपेंड करता है जो कंफ्यूजिंग हो जाता है, ध्यान से स्टार लगा के लिखिएगा। मान लो बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखा है, तब न्यूक्लियोफिलिसिटी अलग होगा। और मान लो आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिखा है, तब न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी अलग होगी। सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्यों सॉल्वेंट डिपेंडेंट हुआ उसको समझो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? चारों तरफ से सॉल्वेशन कर लेगा, और सॉल्वेशन करेगा तो डोनेट नहीं करने देगा। लेकिन पोलर एप्रोटिक में कोई केटायन एनायन नहीं बन रहा है, वहां सॉल्वेशन होगा ही नहीं। वहां सॉल्वेशन नहीं हुआ तो आसानी से डोनेट करने देगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर आपको कहीं लिखा हो और मान लो यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी जा रही है, तो कैसे देखोगे? और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में अगर मान लो आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी देखी जा रही है तो कैसे होगा? सोच के बताइए। हम्म हम्म सही बात है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो, आपने सॉल्वेशन एनर्जी में भी ये पढ़ा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी में भी, कि हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। पढ़ा है ना? कि अगर साइज छोटा है तो क्या उसका ज्यादा हाइड्रेशन हो जाता है? साइज छोटा है तो उसका हाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है। ठीक है? कौन सा वो साइज पढ़ते हो? साइज ऑफ एक्वस आयन या साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। अगर गैसियस में साइज छोटा है तो हाइड्रेटेड का साइज बड़ा हो जाएगा। यानी कि जिसका साइज छोटा है उसका हाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है। अगर हाइड्रेशन ज्यादा हो गया तो डोनेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो लिखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में चूंकि सॉल्वेशन हो पा रहा है तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि साइज अगर छोटा हो गया तो डोनेट नहीं कर पाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज ऑफ क्या? साइज ऑफ डोनेटिंग एटम, पूरे एटम उसका नहीं, साइज ऑफ डोनर एटम लिख दो। डोनर एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एप्रोटिक में कैसे होगा? इनवर्सली। क्वेश्चन लिखिए यहां पे। या तो ये बोला जाता है या तो वो बोला जाता है, साइज के बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आएगा F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, और यहां पे दिया गया है सॉल्वेंट। अब पूछ रहा है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ। OH माइनस और SH माइनस, और यहां पे लिखा हुआ है DMA। OH माइनस और SH माइनस, यहां पे आपको बोला गया है PHOH, सब में सॉल्वेंट मेंशन किया हुआ है। PHO माइनस और PHS माइनस, यहां पे भी आपके सामने दिया गया है ROH। NH3 और PH3 दिया गया है, और यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा जा रहा है वाटर के प्रेजेंस। फिर ये वाला करो, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, मान लो यहां पे लिखा गया HMPA, तब क्या होगा? CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस।
यहां पे आ जाओ, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या साइज ऑफ डोनर एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो ये आ जाएगा। पोलर ए प्रोटिक में साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हुआ? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या यहां पे पोलर प्रोटिक है तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पोलर प्रोटिक है साइज ऑफ डोनर एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पोलर प्रोटिक है साइज ऑफ डोनर एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पोलर ए प्रोटिक है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है, वैसे भी ये पीरियड वाले हैं, तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये एनायन है, न्यूट्रल है, एनायन ज्यादा डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा डोनेट करता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा डोनेट करेगा। ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, अनस्टेबल ज्यादा डोनेट करेगा, स्टेबल नहीं करेगा। अनस्टेबल ज्यादा डोनेट करेगा, स्टेबल नहीं करेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो आपके क्वेश्चन में आएगा, आपके पेपर में आएगा, वो हमेशा सॉल्वेंट डिपेंडेंट आएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी नॉर्मल वाले आपको नहीं पूछे जाएंगे, ये जीओसी का पार्ट हो गया, ये बेसिक स्ट्रेंथ हो गया। आपके पास जो हेलो एल्केन हेलो अरीन में आएगा वो हमेशा सॉल्वेंट डिपेंडेंट आएगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। फिर लिखो लिविंग ग्रुप। इसके बाद किसी क्लास तुम्हारी? एमडी सर की? बाबा की? बाबा वाली उम्र हो गई है उनकी। आज बीएन सर आए नहीं है? पता नहीं, मैं तो मैं नहीं था भाई उधर, मैंने पार्टी नहीं दिया आप लोगों को। अब तो बीएन सर दे ही रहे हैं। बात गई, पुरानी वाली बात गई, अब नई बातों करो, नई वाली पे करो। चलो, न्यूक्लियोफिलिसिटी हो गया। इसके बाद लिखो लिविंग ग्रुप। लिखो लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप ध्यान से देखो। कोई भी आपके पास मान लो रिएक्शन कराना हो, तो रिएक्शन कराने में लिविंग ग्रुप का हटना भी जरूरी है। तो टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। बोर्ड पे देखो, मान लो आपके पास 4-5 आरएक्स दिया गया है, एक में CH3Cl, एक में CH3Br, एक में CH3I। मान लो आपके पास ये रिएक्शन दिया गया है कि पहला रिएक्शन इससे कराना है, दूसरा रिएक्शन आपको इससे कराना है, तीसरा रिएक्शन आपको CH3Br में कराना है, और चौथा रिएक्शन आपको CH3I में कराना है। ठीक है, अब मुझे देखो बोर्ड पे, क्या यहां पे F माइनस बनेगा? लीव करके क्या बनेगा? F माइनस, यहां लीव करके Cl माइनस, यहां लीव करके Br माइनस, और यहां लीव करके I माइनस। कह रहे हैं कि वो वाला रिएक्शन फास्ट होगा जिसमें लिविंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल बने।
कौन ज्यादा अच्छे से लीव करना चाहेगा? आई माइनस। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आई माइनस। एक ग्रुप में स्टेबल वो होता है जिसकी साइज बड़ी होती है, तो चारों एक ही ग्रुप के हैं, सबसे ज्यादा बड़ा साइज है आई माइनस का, तो जिसका एनाइन स्टेबल होगा वो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जिसका एनाइन स्टेबल है वो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इन चारों में सबसे तेज रेट ऑफ रिएक्शन किसका हो जाएगा? आई का, CH3 आई का। तो रेट ऑफ द रिएक्शन लिविंग ग्रुप पर भी डिपेंड करता है, जिसका लिविंग ग्रुप अच्छा हो वो जल्दी रिएक्शन देगा। CH3 CCl Cl Cl और यहां पे दिया गया है CH3 C F F और F। ठीक है, क्वेश्चन में किसी जमाने में सवाल आया था, बहुत पुराना जमाने का सवाल है, 90s का सवाल है। क्वेश्चन में ये डिनोट करके दिया गया था कि यहां से ये दोनों लीव करेंगे, मतलब रिएक्शन के बाद ये दोनों लीव कर रहे हैं। क्यों रिएक्शन के बाद ये दोनों लीव करेंगे, जरा बोर्ड पे देखना। क्या Cl माइनस बना लेगा अपने ऊपर, तो यहां पे क्या बना लेगा? प्लस। यहां पे F क्या बना लेगा? माइनस। तो इस पे क्या बना लेगा? प्लस। अगर इस पे प्लस है तो ये क्या बना लेगा? माइनस। और ये क्या बना लेगा? माइनस। चलो अब बताओ, अगर मान लो ये रिएक्शन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कौन ज्यादा जल्दी रिएक्शन देगा? पहला वाला या दूसरा वाला? रिएक्शन कौन जल्दी देगा? CCl3 रिएक्शन देगा या CF3 वाला? और रिएक्शन क्यों देगा भाई? इसमें देखो दो चीज है, ये CH3 तो कॉमन है, चेंज कहां हो रहा है? इन दोनों में। अब इन दोनों पे फोकस करना है, जो हटने के बाद स्टेबल बनाए, तो ये हटने के बाद कौन स्टेबल? क्या यहां पे ध्यान देना, माइनस बनेगा, ये यहां पे F F और F यहां पे माइनस बन रहा है, पर हटने के बाद यही होगा, न्यूक्लियोफाइल हटेगा तो फिर वहां पे माइनस बन जाएगा। अब देखो कौन स्टेबल बनेगा, कौन स्टेबल बनेगा? ये स्टेबल है या ये स्टेबल है? पहला वाला स्टेबल है, बैक बॉन्ड। पहला वाला स्टेबल है, बैक बॉन्ड, और यहां पे बैक बॉन्ड नहीं होता है, तो दिस विल गिव फास्टर रिएक्शन। जब आपको ये बोल के दे रहा है कि ये रिएक्शन ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, ब्रेक करने के बाद यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब किसका रिएक्शन फास्टर होगा? जिसमें से ज्यादा स्टेबल अनायन बनने का टेंडेंसी होगा। एक और क्वेश्चन आपके पास लिविंग ग्रुप पे आया हुआ है, लिविंग ग्रुप पे बहुत पुराने जमाने में क्वेश्चन आया करते थे। मान लो CH3 Cl और यहां पे दिया हुआ है CH3OH, कौन जल्दी लीव करेगा? एक सेकेंड पीरियड है, एक थर्ड पीरियड है, एक ऑक्सीजन पे माइनस जाएगा और एक जगह Cl पे माइनस जाएगा, दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। यहां पे OH माइनस बनेगा और यहां पे Cl माइनस बनेगा, कौन स्टेबल है? OH माइनस या Cl माइनस? हद हिसाब है भाई, OH माइनस या Cl माइनस, कौन ज्यादा स्टेबल है? नेगेटिव चार्ज अगर एक ही पीरियड के होते हैं तो किसमें देखते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एक ही ग्रुप में होते हैं तो किससे देखते हैं? साइज। लेकिन जब अलग अलग है तो क्या देखोगे? साइज। ऐसे थोड़ी। देखो, जब केवल और केवल एक रूल फिक्स होता है, अगर एक पीरियड के हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखोगे, रेस्ट एवरीवेयर साइज से दिखा जाता है। अगर एक पीरियड के आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगेगा, रेस्ट एवरीवेयर साइज लगेगा। अब Cl माइनस स्टेबल है कि OH माइनस? साइज के हिसाब से Cl माइनस, दिस इज स्टेबल। ठीक है, यही -1 चार्ज थर्ड पीरियड के बड़े साइज में है, सेम -1 चार्ज सेकेंड पीरियड में है। क्या ये -1 चार्ज बड़ा साइज में है, रिपल्सन कम होगा? -1 चार्ज छोटे साइज में है, रिपल्सन ज्यादा होगा। कहां स्टेबल है? इस वाले में। तो CH3Cl जल्दी रिएक्शन देगा। लिविंग ग्रुप का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पे होता है। नेगेटिव चार्ज अगर सेम पीरियड में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, और अगर सेम पीरियड में नहीं है तो हर जगह क्या लगाना है? साइज। साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी केवल और केवल साइज पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया है। मान लीजिए CH3OH CH3SH। दूसरा क्वेश्चन, कौन जल्दी लिविंग ग्रुप कौन अच्छा होगा?
CH3OPH, CH3SPH। कौन जल्दी लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा? तो ये दोनों डोनर एटम जरा बोर्ड पे देखो, क्या ऑक्सीजन है, सल्फर है? किसका स्टेबल एनायन बनेगा? सल्फर का। यहां पे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सल्फर का। Cl है और नाइट्रोजन है, Cl का। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, फास्फोरस का। यहां देखो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सेम पीरियड। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और सेम ग्रुप में साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा उल्टा, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, स्टेबिलिटी पूछ रहा है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब लिविंग ग्रुप के बाद अब आपको प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं कि SN1 SN2 में आपने देख लिया न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये सब का इस्तेमाल आएगा क्वेश्चन में। ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, इस्तेमाल आएगा क्वेश्चन में। अब पहले सीखते हैं प्रोडक्ट कैसे बनाना है। आपने सुना होगा SN2 में वाल्डेन इन्वर्जन होता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है। आपने सुना होगा SN1 में रेसिमाइजेशन होता है। उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। कल का है आज, टाइम तो होता रहता है। हो गया? अब आ जाओ, लिखो प्रोडक्ट ऑफ SN1 एंड SN2। हाँ, ए चुप रहो। तुम कहां भी सो रहे थे क्या? सेकेंड लास्ट में दोनों ही एरोमेटिक है। कौन ज्यादा डोनेट करेगा? हाँ, क्यों? डोनेट हमेशा एक ही करता है। आप कह रहे हो एक रेजोनेंस में चला गया, ठीक है। देखो ध्यान से, चाहे यहां पे 2 हो चाहे यहां पे 4 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। रेजोनेंस हो या डोनेट का बात हो, लोन पेयर हमेशा एक ही पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो, यहां भी ये वाला लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, यहां भी ये वाला लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, ठीक है। दोनों जगह एरोमेटिक है, अभी तक ठीक है। अब बात करते हैं इसको डोनेट करना है, ठीक है। ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। डोनेट कौन करेगा? जिसके डोनेट कौन करेगा? यहां पे आ जाओ, ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है। सही बात है, तुम कंफ्यूजन डाल रहे हो कि वहां पे एक लोन पेयर
और वहां पे बचा हुआ है, बट एट ए टाइम केवल एक लोन पेयर डोनेट हो सकता है। तो यहां पे ये लोन पेयर डोनेट हो सकता है, यहां पे लोन पेयर है नहीं। ओके, तो एरोमेटिसिटी इसमें, इस वाले में देख के बताओ, उल्टा ऑर्डर है सही ऑर्डर है? सही है, क्या कहते हो, सही है? क्यों? अब जरा देखो जरा, मैं कंफ्यूजन तुम लोगों को भी करता हूं। मान लो यहां पे भाई दो लोन पेयर है और यहां पे एक लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा है, एक लोन पेयर भाई एरोमेटिसिटी रेजोनेंस कर रहा है, यहां भी लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, दोनों जगह एरोमेटिक हो गए, रेजोनेंस कर रहा है, बट यहां पे एक लोन पेयर बचा हुआ है। भाई एक तो रेजोनेंस कर रहा है और यहां पे बचा नहीं हुआ है, तो कौन डोनेट करेगा? जिसके पास है वो डोनेट करेगा। हाँ, अब ध्यान दो, अगर ये लोन पेयर भी डोनेट हो जाए और ये लोन पेयर भी यहां से चला जाए, तो क्या इसके पास बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी आ जाएगी? बोला जाता है ना, एक लोन पेयर एक समय में एक ही लोन पेयर अपना इंगेज कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया होगा कि ऑक्सीजन में, और जैसे मान लो कोई एक एटम है जिसके पास बहुत सारे लोन पेयर है, बट वो तीनों के तीनों डोनेट नहीं कर सकता। एट अ टाइम केवल एक ही लोन पेयर डोनेट हो सकता है, या यही रेजोनेंस कर सकता है, एक ही लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, यही डोनेट होगा। सारे डोनेट हो जाएंगे तो खुद इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है, वही लॉजिक आप यहां लगाइए, इसके पास भले ही दो लोन पेयर है, बट एट अ टाइम केवल एक ही इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में या डोनेट करने में। तो यहां भी एक ही लोन पेयर डोनेट होगा, यहां भी एक ही लोन पेयर डोनेट होगा। कौन जल्दी डोनेट कर पाएगा? नाइट्रोजन। वो ऑक्सीजन एज इट इज लोकलाइज की तरह पड़ा रहेगा। इसके पास लोन पेयर लोकलाइज्ड है, पड़ा रहेगा। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर जो रेजोनेंस में है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, अब डोनेट कौन करेगा? ये कर देगा। आपकी बात लॉजिकली सही है, बट वो ध्यान रखिएगा, एट अ टाइम एक एटम एक ही लोन पेयर रेजोनेंस या बेसिक में डोनेट करवा सकता है, इन्वॉल्व करा सकता है। अगर मान लीजिए दोनों ही डोनेट कर, अच्छा मान लो आप यहां पे कोई फ्लोरीन एटम रहता तो उसके पास तो तीन हो जाता, तो ऐसा थोड़ी है कि तीनों के तीनों इन्वॉल्व कर जाएगा अपना रेजोनेंस में या डोनेट करने में, नॉट पॉसिबल। एट अ टाइम एक एटम एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में या डोनेट करने में इन्वॉल्व करा सकता है। ठीक है, इसलिए ये ऑर्डर होगा। डोनेट करने के बाद प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, हाँ शांत। डोनेट करने के बाद मान लो यहां पे प्लस चार्ज आए, यहां पे प्लस चार्ज आए, ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल नहीं हुआ, इसलिए ये रहा। चलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन एट अ टाइम केवल एक ही लोन पेयर डोनेट या इन्वॉल्व हो सकता है रेजोनेंस में। ऐसे थोड़ी तो कह रहे ऐसे थोड़ी, तो भाई ऑर्गेनिक ना हमने बनाया है ना तुमने बनाया है, आईयूपीएसी से जाके पूछो। हाँ भाई, बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो, शांत। सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या बन रहा था? क्या कार्बोकेटाइन बन रहा था? बेटा यहां पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ था, ध्यान से बोर्ड पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था। कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। तो कार्बोकेटाइन बना है, यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो हुआ है sp2। अब sp2 हुआ है, ध्यान से देखिएगा मेरे पास बोर्ड पे, मान लो मेरे पास स्टेप 1 हुआ, कार्बोकेटाइन बना। अब कार्बोकेटाइन बन गया है प्लेनर। ठीक है, कार्बोकेटाइन एक sp2 प्लेनर है। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। क्या प्लेनर स्ट्रक्चर में ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है? प्लेनर स्ट्रक्चर है sp2, वो किधर से भी अटैक कर सकता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है, जो कि आपके पास क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज है तो क्या प्लेनर होगा? प्लेनर होगा, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है फ्रॉम फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम फॉरवर्ड से भी अटैक करता है, सामने से भी, एंड बैकवर्ड अटैक भी होता है, पीछे से भी। रीजन, क्योंकि वो प्लेनर है, किधर से भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। देखो एक बार बोर्ड पे, मान लो मैंने एक CH3 CH2 Cl लिया है,
इसमें मैंने वाटर एज ए सॉल्वेंट ले लिया है, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल है, सबसे पहले ये आसानी से इंतजार करेगा कि कार्बोकेटाइन बन जाए, और कार्बोकेटाइन बनने का इंतजार किया। अब ये कार्बोकेटाइन बन चुका है, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन आपका क्या है, sp2। sp2 है तो क्या है, प्लेनर। अब प्लेनर है तो क्या ये फ्रंट, प्लेनर का मतलब हो गया कि ये एक प्लेन में लाई कर रहा है। अब फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है और इसमें बैक साइड अटैक भी हो सकता है, दोनों साइड अटैक पॉसिबल है। अच्छा, तो इसमें ध्यान देना, तो CH3 CH2, मान लो ये जो Cl है ना वो वेज पे लगा हो, या फिर सीधा CH3 CH2 प्लस, ये कार्बोकेटाइन बना है। हमारे पास सेकेंड स्टेप में क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियोफाइल। एक बार OH फ्रंट साइड से लगेगा तो मान लो जो OH है वो मैंने कहां लगा दिया, वेज पे। फ्रंट साइड से अटैक किया, वेज पे लगा दिया। साथ में CH3 CH2, और एक बार हमने कहां अटैक करवाया है, बैक साइड पे। एक बार फ्रंट साइड से अटैक करवाया, एक बार बैक साइड से अटैक कराया, दोनों साइड से अटैक संभव है। जैसे मान लीजिए यहां पे Cl है, यहां CH3 है, यहां CH3 है, यहां CH3 है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या बनने वाला है, कार्बोकेटाइन। तो यहां पे आपके पास सबसे पहले बेटा कार्बोकेटाइन बन गया है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक बार तो इस साइड से अटैक किया, देखो OH लग चुका है, और एक बार दूसरे साइड से अटैक किया है, तो ये वाला प्रोडक्ट बन चुका है। देखो क्या हुआ है, ये वाले क्वेश्चन में देखना ध्यान से। एक बार Cl वाले साइड से अटैक किया है तो ये प्रोडक्ट बना, एक बार Cl के अपोजिट साइड से अटैक किया है तो ये वाला प्रोडक्ट बना। जो Cl के साइड से अटैक किया है इस प्रोडक्ट को बोलते हैं रिटेंशन, मतलब जिधर Cl था उधर OH लग चुका है, रिटेन हो चुका है। और दूसरे वाले साइड से क्या, इन्वर्जन बोल देंगे इसको, क्योंकि Cl के अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल लगा है, क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। फिर से Cl जिधर भी लगा है, अब कार्बोकेटाइन बनेगा तो प्लेनर हो गया, प्लेनर हो गया तो किसी दोनों साइड से अटैक हो सकता है। तो अगर Cl वाली साइड से अटैक होगा तो रिटेंशन, Cl के अपोजिट साइड से अटैक होगा, इन्वर्जन। तो यहां पे देखोगे सेम साइड से भी अटैक हो रहा है, बैक साइड से भी अटैक हो रहा है। इस ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। अगर एक रिएक्शन में रिटेंशन भी हो, इन्वर्जन भी हो, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन, ठीक है। तो SN1 में चूंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो अपवर्ड अटैक भी होगा, डाउनवर्ड अटैक भी होगा, या फिर सेम साइड से भी अटैक होगा, बैक साइड से भी अटैक होगा। अगर सेम साइड से अटैक हो गया तो क्या रिटेन हो गया, रिटेंशन। अगर बैक साइड से अटैक हो गया क्या इन्वर्ट हो गया, इन्वर्जन। अगर दोनों ही होता है किसी भी रिएक्शन में उसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। तो SN1 में क्या रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, इसमें रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट बन रहा है। ध्यान रखिएगा रिटेंशन प्रोडक्ट ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू इन्वर्जन, ये ध्यान रखने की चीज है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बन दोनों ही रहा है लेकिन इन दोनों में ज्यादा कौन बन रहा है, हल्का सा ज्यादा रिटेंशन बना होता है, ठीक है, इन्वर्जन कम बनता है, रिटेंशन ज्यादा होता है। चलिए अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ SN2 में। रुक जाओ, SN2 में ध्यान से, मान लो आपके पास CH3 CH2 Cl, ये सेम प्रोडक्ट है। अब मैंने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल लिया यहां पे OH माइनस, अब मैंने यहां लिया न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, ध्यान से। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, साइमल्टेनियस अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप लीव भी करेगा। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, साइमल्टेनियस आपके पास बेटा देखो OH माइनस अटैक भी कर रहा है और ये Cl जो है यहां से लीव भी कर रहा है, और इससे CH3 पहले से जुड़ा हुआ है। साइमल्टेनियस अटैक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, OH का अटैक भी हो रहा है और Cl यहां से लीव भी कर रहा है। OH यहां बॉन्ड बनाना चाह रहा है और Cl यहां से लीव भी करना चाह रहा है, ठीक है। यहां पे ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है, SN2 में ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ये ट्रांजिशन एनाइन जैसा होता है। ट्रांजिशन स्टेट जो होता है ना, इसमें एनाइन लाइक प्रॉपर्टीज होती है। SN1 में केटाइन इंटरमीडिएट बन रहा था, यहां पे जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है उसमें एनाइन जैसी प्रॉपर्टी होती है।
खैर, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, मान लो मैंने Cl यहां पे लगा दिया, H यहां पे लगाया, H यहां पे लगाया, H यहां पे लगाया, और मैंने एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया है OH माइनस। बोर्ड पे OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 में हमेशा बैक साइड अटैक करता है, हमेशा बैक साइड अटैक करता है। ये पीछे के दरवाजे से आएगा, पीछे के दरवाजे से अटैक करेगा इस कार्बन पे और इस Cl को लीव करा देगा। तुम बेटा पढ़ लो, नहीं तो हो ही करते रह जाओगे। बोर्ड पे हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 में बैक साइड अटैक करता है, पीछे से अटैक करेगा, जिधर Cl है उससे इन्वर्टेड प्रोडक्ट से अटैक करेगा, तो हमेशा बैक साइड अटैक करेगा और साइमल्टेनियसली Cl यहां से लीव करता रहेगा। अब देखिए बोर्ड पे, जिधर Cl है उसके अपोजिट साइड जाके न्यूक्लियोफाइल लगेगा और H H H कुछ इस तरह से हो गया। बोर्ड पे देखिएगा सब लोग, क्या पहले सारे H राइट साइड में थे, प्रोडक्ट में सारे H बदल गए क्या, लेफ्ट साइड में आ गए, तो क्या इसको हम लोग बोले इन्वर्टेड प्रोडक्ट। दूसरा, Cl पहले लेफ्ट में था, न्यूक्लियोफाइल कहां लगा है, राइट साइड में, तो क्या इन्वर्टेड प्रोडक्ट हो गया है। तो SN2 में बेटा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना है, SN1 में दोनों बना है, रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी। SN2 में बैक साइड ही अटैक होता है, इसमें केवल और केवल इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, ये जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट हो रहा है इसको अम्ब्रेला की तरह इमेजिन करो। ये छाता है, ये जो हाइड्रोजन है वो छतरी की तरह ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब क्या प्रोडक्ट में ये छाता उल्टा हो गया, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बेटा इन्वर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। अम्ब्रेला की तरह क्या इन्वर्जन हो गया इसमें, तो दिस इज नोन एज अम्ब्रेला इन्वर्जन। या फिर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बहुत मुश्किल से खोज निकाला था, वॉल्डेन, इसको बोला जाता है वॉल्डेन इन्वर्जन, है ना। SN2 हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाएगा, 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट। यहां पे रेसिमाइजेशन होता है, मतलब इन्वर्टेड तो बनेगा ही, रिटेंशन भी होगा। तुमने 2-3 बार थैंक यू बोला है, तो मैं तो हर थैंक यू पे 10 मिनट ज्यादा। अभी इसके क्वेश्चन करने बाकी है भाई, कम से कम 60-70 सवाल करेंगे तभी जाके इस दिमाग में घुसेगा, अदरवाइज तो कैसे ही होगा। शांत। एक बार में समझ नहीं आ रहा है, हाँ ये लिख लो फटाफट से। SN1 में दोनों प्रोडक्ट बनता है, पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, नीट का नहीं किसी और एग्जाम का, कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, याद रखिएगा रिटेंशन ज्यादा बनता है, और SN2 में इन्वर्जन 100% होता है। कुछ पूछना है, साइमल्टेनियसली, मैंने बोला ना जिस रेट से OH आ रहा होता है उसी रेट से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है, देयर इज नो एनी फास्टर रिएक्शन। Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर F CH3F लेंगे, मैंने बताया था RF कोई भी रिएक्शन नहीं देगा आगे जाके, क्यों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटेगा नहीं, ठीक है, तो Cl ज्यादा अच्छा रिएक्शन देगा। उसका तो रेट लिखवा दिया ना, कौन ज्यादा स्टेबल एनाइन बनाएगा, जो अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएगा वो दे देगा, जो जल्दी टूट जाएगा वो रिएक्शन जल्दी देगा, और जल्दी कौन टूटेगा, जो स्टेबल एनाइन बनाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ SN1 SN2 में, इसमें रिटेंशन इन्वर्जन और उसमें केवल इन्वर्जन, इसमें दोनों साइड अटैक, उसमें बैक साइड अटैक। मेजर नहीं बता सकते आप इसमें, दोनों ही इक्वल अमाउंट में, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में बनता है। ये बताया जाता है कि रिटेंशन जो है हल्का सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इन्वर्जन, मतलब 2-3-4% ज्यादा होता है देन इन्वर्जन, ठीक है। 54% और 46% का रेशियो होता है। हो गया, लिखिए क्वेश्चन। टाइम हो गया क्या सही में,
कितने बजे तक क्लास होती है? 1 बजे तक। फिर तो कल करेंगे फिर।